सभी लोग दूसरी मंजिल पर जमा हो गए। चयन ये जानने की कोशिश करता रहा कि उसके पिता और बाकी लोग बाहर कब से हैं। बाहर तेज तूफान चल रहा था और घर के अंदर डर भरा सन्नाटा था। अचानक एक ट्रोल घर के पास आ गया और उसने खाली बेसमेंट में झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। गुस्से में उसने सामने का दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। चयन और बाकी सब डर के मारे जड़ हो गए। कुछ पल के लिए शोर रुका, जिससे लगा कि ट्रोल चला गया है, लेकिन तभी खिड़की टूटने की आवाज ने सबको झकझोर दिया। ट्रोल ने अंदर घुसने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। कांपती हुई मैरी ने धीमे से पूछा कि क्या ट्रोल उन तक पहुंच सकता है, लेकिन चयन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो जानता था कि एक छोटी सी आवाज भी उन्हें खतरे में डाल सकती है। ट्रोल सीढ़ियां चढ़ता हुआ उनके कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। सबने डर के मारे सांस रोकी। कुछ सुनाई न देने पर ट्रोल पीछे हटने लगा और सबको थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा घर हिल गया। चीखें गूंज उठी। ट्रोल वापस आ चुका था और उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसका विशाल और भयानक रूप देखकर सबके होश उड़ गए। उसी पर चयन को एहसास हुआ कि ऐसे खतरनाक क्रीचर को स्टडी करने की इच्छा रखना कितनी बड़ी गलती थी। उसकी मां तुरंत अपने बच्चों के सामने खड़ी हो गई, उन्हें बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए। ट्रोल ने एक अजीब सार्कास्टिक हंसी हंसी और तभी चयन समझ गया कि वो प्राणी बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था। वो अपनी ताकत को अच्छे से जानता था। डर और सदमे से उसकी मां जमीन पर गिर पड़ी। डर के बावजूद मेरी ने हिम्मत जुटाई, अपनी स्वॉर्ड उठाई और आगे बढ़ गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना और चयन से किया गया अपना वादा निभाना। लेकिन रियलिटी बेहद ब्रूटल थी। ट्रोल ने उसके अटैक को बेहद आसानी से ब्लॉक कर दिया। उसकी तलवार एक तरफ उछाल दी और मेरी को जमीन पर गिरा दिया। और फिर जैसे ही ट्रोल उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, उसी पल चयन की मां ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। उन्होंने मेरी को ढाल बनाकर खड़ा किया और वो जानलेवा वार खुद अपनी पीठ पर झेल लिया। ट्रोल फिर से आगे बढ़ा, इस बार फाइनल स्ट्राइक के लिए। जमीन पर पड़े हिल भी ना पाने वाले चयन के दिल में फेलियर का बोझ भर चुका था। लेकिन जैसे ही ट्रोल उसके दो सबसे प्यारे लोगों के करीब पहुंचा, चयन ने मन ही मन तय कर लिया, अब हार नहीं मानेगा। डेस्परेशन में उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रोल का हाथ पकड़ लिया। उसे खुद लगा ये बेकार है, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी सेंसेशन महसूस हुई। ट्रोल के शरीर में भी वही मैजिकल एनर्जी बह रही थी जो उसके अंदर थी। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उस ग्लोइंग पावर को असल में सिर्फ मेरी और उसकी मां ही देख पा रही थी। चयन ने अपनी सारी एनर्जी उसी हाथ में कंसंट्रेट कर दी जिससे उसने उस मॉन्स्टर को पकड़ा था। शुरू में ट्रोल ने उसे मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे चयन की मैजिक इंटेंस होती गई, ट्रोल की वहां पर फ्लेम्स उठने लगी। दर्द से तड़पता हुआ ट्रोल चयन को उछालकर कमरे की दूसरी तरफ फेंक देता है। वो दीवार से जा टकराया। चोट लगने के बावजूद चयन शीयर विल पावर के सहारे फिर खड़ा हो गया। वो पीछे से ट्रोल पर कूद पड़ा और अपनी पूरी मैजिकल फोर्स अपने हाथ में समेटकर उसकी स्कल पर दबा दी। आग की लपटों ने पूरे शरीर को घेर लिया। ट्रोल की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी और कुछ ही पलों में वो ढेर हो गया। एक पल के लिए चयन खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने ये कर दिखाया। गांव वाले खामोशी से उसे देख रहे थे, कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड। उस सन्नाटे के बोझ को चयन महसूस कर रहा था। तभी रोज आगे आई और उसे सांत्वना दी, लेकिन वो राहत बहुत छोटी थी। सबकी नजरें उसकी मां पर गईं, जो दर्द से कांप रही थी। मेरी उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन चोट की गंभीरता समझते हुए चयन और रोज ने उसे रोक लिया। चयन ने मां का पीला पड़ता चेहरा और बेहिसाब खून देखा और समझ गया कि ब्लीडिंग रोकना ही अब एकमात्र चांस है। उसने मां को बेड पर लिटाया और गांव वालों से मदद मांगी। किसी को मेडिकल नॉलेज नहीं था, इसलिए चयन को खुद आगे आना पड़ा। उसने ऐसी किसी महिला को ढूंढा जिसे बेसिक स्टिचिंग आती हो। थोड़ी देर बाद एक महिला ने हिम्मत करके हाथ उठाया। चयन ने सबको नीडल, अल्कोहल और साफ क्लॉथ लाने को कहा। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन चयन का पूरा फोकस सिर्फ अपनी मां पर था। सामान आते ही चयन और वो महिला स्टिचिंग शुरू करते हैं। घाव खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर था कि कहीं ट्रोल के क्लॉज पॉइजनस ना हो, लेकिन वो जानता था स्टिचेस ही आखिरी रास्ता है। महिला हिचक रही थी क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन चयन ने शांति से उसे समझाया कि ये कितना जरूरी है। पहले उसने मना किया, मगर चयन की बेताबी और विनती ने उसे मजबूर कर दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने घाव साफ किया, स्टिचेस लगाए और खून बहना धीरे धीरे कम होने लगा। मां की हालत थोड़ी स्टेबल हुई। चयन ने उस महिला को धन्यवाद दिया। उसने बस इतना कहा कि उसने वही किया जो उसे बताया गया था। चयन ने पूछा कि क्या उसकी मां ठीक हो जाएंगी। जवाब मिला, हमें उन्हें क्लोजली मॉनिटर करना होगा। उसी वक्त चयन के पिता और कुछ वॉरियर्स लौटे। चेहरे पर जीत का भाव था, लेकिन वो जीत खोखली थी। चारों तरफ ट्रोल्स के फुटप्रिंट्स फैले हुए थे, साफ संकेत कि एक बड़ा ग्रुप पास ही था। अगले दिन एक हीलर आया। जांच के बाद उसने बताया कि घाव गहरा है, लेकिन लकीली हड्डी या वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं हुआ। मेरी गिल्ट से टूट चुकी थी। वो चयन की मां के पास गई और माफी मांगी। उनकी मां ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा कि उसने साहस दिखाया है, शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। उसी पल चयन के पिता बोले, पहली बार। उनकी आवाज में क्यूरियोसिटी और डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। उन्होंने पूछा कि चयन को मेडिकल नॉलेज कैसे है और उसने सब कुछ कैसे मैनेज किया। पूरी सच्चाई न बता पाने के कारण चयन ने वेग से जवाब दिया। उसके पिता संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने पूछा कि उसने ट्रोल को कैसे मारा और उसके शरीर पर बर्न्स कैसे आए। चयन चुप रह गया। तभी उसके पिता ने सीधा सवाल किया, क्या ये मैजिक था? चयन चौंक गया। पिता ने समझाया कि चयन की अचानक स्ट्रेंज इंटरेस्ट ने उन्हें इस कंक्लूजन तक पहुंचाया। चयन ने हिचकते हुए पूछा कि अगर वो सच बोले तो क्या वो उस पर भरोसा करेंगे। पिता ने कहा कि गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहते हैं। इसी बीच एक्साइटेड और प्राउड मेरी ने बीच में बोल दिया और बताया कि चयन मैजिक पर रिसर्च कर रहा था। ये सुनकर पिता चौंक गए। उन्होंने चयन को चेतावनी दी कि ऐसी बातें डेंजरस हो सकती हैं और ओपनली डिस्कस नहीं करनी चाहिए। जब चयन ने पूछा कि अलग सोचने वालों को प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो पिता ने हाँ में सिर हिलाया और वार्निंग दोहराई। ये बात चयन के दिल में गहरे उतर गई। वो कंफ्यूज्ड और दुखी हो गया, लेकिन मेरी ने उसका जोरदार बचाव किया और कहा कि चयन की मेहनत की वजह से ही पूरा गांव सेफ है। पिता ने माना कि चयन ने जान बचाई है, लेकिन कहा कि वो उसे किसी पोटेंशियली डेंजरस रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। मेरी ने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि किसी को ये भी नहीं पता कि मैजिक सच में डेंजरस है या नहीं। पिता का जवाब साफ था, जो शक्ति ट्रोल्स को मार सकती है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने लंबे संघर्ष और अटूट डिटर्मिनेशन को याद करते हुए चयन ने तय कर लिया कि वो मैजिक का अध्ययन जारी रखेगा। पिता ने चिंता से पूछा कि क्या वो रिस्क समझता है। चयन ने बस इतना कहा, अगर मैंने हार मान ली तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। मैजिक ही मेरा सपना है। उसके पिता ने कड़े लहजे में कहा कि वो भी ऐसे बड़े फैसले लेने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन चयन को अंदर से पूरा भरोसा था कि उसका रिजॉल्व अब बदलने वाला नहीं है। कमरे में एक अजीब सा साइलेंस फैल गया। उसी पल का फायदा उठाते हुए चयन ने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा कि अगर उसके इस रास्ते से उसके पिता को किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है, तो वे चाहे तो उसे घर से अलग भी कर सकते हैं। ये सुनकर मेरी का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में सैडनेस साफ दिख रही थी, लेकिन चयन अपने फैसले पर अड़े रहा। उसके पिता ने गहरी सांस लेते हुए पूछा कि क्या वो सच में तब भी आगे बढ़ना चाहता है जब पूरी दुनिया उसे रिजेक्ट कर दे। चयन ने बिना एक पल सोचे सीधे हाँ कह दिया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला और फिर उसके पिता ने हालात को एक्सेप्ट कर लिया।
उन्होंने चयन को अपना रिसर्च जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। हर नई डिस्कवरी की रेगुलर रिपोर्ट उन्हें देनी होगी। साथ ही उन्होंने साफ वार्निंग दी कि अगर उन्होंने कभी चयन को किसी डेंजरस एरिया में जाते हुए देखा तो वे बिना सोचे समझे इंटरवीन करेंगे। ये नरमी चयन के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। उसके पिता ने खुद माना कि जब उनका बेटा इतना स्ट्रॉन्ग विल्ड हो तो वो उसे पूरी तरह रोक भी नहीं सकते। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां चयन का जादू सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि उसका डेस्टिनी बनता जा रहा है। मैरी ने इस फैसले को दिल से एक्सेप्ट किया, जैसे उसे किसी उम्मीद की हरी झंडी मिल गई हो। थोड़ी देर बाद उनके पिता ने आंगन में लकड़ियों का ढेर जलाया और शाहीन से पूछा कि क्या ये लकड़ियां एक्सपेरिमेंट के लिए काफी हैं। शाहीन ने हामी भरी और उसी पर उसने एक नया मैजिकल टेस्ट करने का मन बना लिया। उसने अपने हाथ में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की और धीरे धीरे फ्लेम्स की तरफ बढ़ा। जैसे ही जादुई ऊर्जा ने आग को छुआ, पूरा फ्लेम अचानक डीप ब्लू कलर में बदल गया। ये देखकर उसके पिता घबरा गए और तुरंत आग बुझा दी, क्योंकि उन्हें ये रिएक्शन बेहद डेंजरस लगा। मैरी भागते हुए अपने भाई के पास आई, उसका हाल पूछने लगी। शाहीन ने थोड़ा एक्साइटेड लेकिन सीरियस टोन में बताया कि उसने एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कवर की है। मैजिकल एनर्जी जब नेचुरल एनर्जी के साथ मिक्स होती है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। यही वजह थी कि आग का रंग बदल गया था। उसके पिता भले ही जादू को डायरेक्टली देख ना पा रहे हो, लेकिन उन्होंने साफ साफ वो चेंज देखा था और अब इनकार करने का उनके पास कोई रीजन नहीं बचा था। मैरी को थोड़ी जेलसी सी महसूस हुई और उसने हल्के से कहा कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी आसानी से समझ लेते हैं, जबकि उसे ये सब बिल्कुल कंफ्यूजिंग लगता है। शाहीन मुस्कुराया और उसे याद दिलाया कि मैजिक की जर्नी में सबसे पहला सपोर्ट उसी ने दिया था। और यहीं से पॉसिबिलिटी से भरा उसका दिमाग इमेजिन करने लगा कि कैसे वो एक जायंट फायरबॉल समन कर रहा है। उसके पिता ने हंसते हुए कहा कि जब भी शाहीन कोई नया मैजिकल एस्पेक्ट डिस्कवर करता है तो उसका एक्साइटमेंट ऐसे ही बाहर आ जाता है। एक्सपेरिमेंट्स बार-बार चलते रहे। उनके पिता पास ही खड़े थे, रेडी टू इंटरवीन अगर कुछ गलत हो जाए। आखिरकार थकान हावी हुई तो उन्होंने आराम करने की सलाह दी। शाहीन ने उन्हें धन्यवाद कहा। उसी समय रोज वहां पहुंची और क्यूरियस होकर पूछा कि क्या कोई नया मैजिक टेस्ट चल रहा है। जब उसे पूरी बात समझाई गई तो वो जेन्युइनली शॉक थी। शाहीन ने कहा कि वो बाद में उसे सब दिखाएगा, लेकिन अभी उसके पिता चाहते हैं कि मैजिक सिर्फ सुपरविजन में ही यूज हो। रोज ने उनके पिता की समझदारी की तारीफ की और कहा कि वो वाकई केयरिंग है। रोल अटैक के दौरान रोज की काइंडनेस याद करते हुए शाहीन ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने माना कि उस डरावने पल में रोज का साथ उसे इमोशनली संभाल गया था। फिर उसने मैरी की तरफ देखा जो पूरी लगन से प्रैक्टिस कर रही थी। शाहीन को लगा कि रीसेंट घटनाओं ने उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, लेकिन उसे भरोसा था कि वो खुद को संभाल लेगी। रोज ने शाहीन को याद दिलाया कि मैरी उस पर डिपेंड करती है और उसे उसकी सपोर्ट की जरूरत है। उधर मैरी, जो अभी भी अंदर से शेकन थी और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेनिंग में जुटी थी, खुद को हर पल पुश करती जा रही थी। इसी बीच शाहीन ने अपनी मैजिकल एनर्जी पर किए गए ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसका पहला कंक्लूजन ये था कि जैसे जैसे एनर्जी की कंसंट्रेशन बढ़ती है, आग का साइज और इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा कंक्लूजन तब सामने आया जब उसने अलग अलग हीट सोर्सेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि एक्सट्रीम हीट में उसका हाथ जलने के कगार तक पहुंच गया था। तीसरा ऑब्जर्वेशन तब हुआ जब उसने नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ आग को टच किया। ऐसे केसेस में नीली फ्लेम्स की जगह सिर्फ नॉर्मल फायर ही दिखाई दी। आखिरी डिस्कवरी में उसने पाया कि अगर उसका हाथ किसी मटेरियल से ढका हो तब भी वो बिना उस कवर को नुकसान पहुंचाए आग को कलेक्ट और फ्लो कर सकता है। इन सब टेस्ट्स के बाद शाहीन इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी पावर डेंजरस है और अभी इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। उसके पिता को ये एक्सपेरिमेंट्स फैसिनेटिंग लगे, लेकिन उनका मानना था कि फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा। शाहीन को पूरा विश्वास था कि अगर वो एनर्जी को सीधे हाथ पर कंसंट्रेट करने के बजाय थोड़ी दूरी पर गैदर करना सीख ले तो कंट्रोल पॉसिबल है। तभी मैरी ने अचानक कहा कि वो भी ऐसा कर सकती है। शाहीन चौंक गया और कुछ ही पल में रोज ने भी ये करके दिखा दिया। उन दोनों की कैपेबिलिटी देखकर शाहीन जेन्युइनली इंप्रेस हो गया और उसने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड माना। उनकी मदद से उसने बार-बार एनर्जी को हैंड से अलग गैदर करने की कोशिश की। कई फेलियर्स के बाद आखिरकार वो एनर्जी को कलेक्ट करने और रिलीज करने में सक्सेसफुल हो गया। भले ही वो अंदर से थ्रिल्ड था, लेकिन उसके पिता अभी भी मैजिक को क्लियरली देख नहीं पा रहे थे। प्रूफ देने के इरादे से शाहीन बाहर गया और एक लाइटर लेकर आया। नॉर्मल तरीके से जलाने के बजाय उसने अपने हाथ में मैजिक कॉन्सेंट्रेट की और लाइटर की ओर डायरेक्ट किया। उसी पल एक साफ सा फायरबॉल बना। ये सीन देखकर वहां मौजूद हर कोई एक्साइटेड हो गया। शाहीन के लिए ये मोमेंट बेहद इमोशनल था। जिस मैजिक का सपना उसने अपने पिछले जीवन में देखा था वो अब उसकी आंखों के सामने सच बन चुका था। उसने इस एनर्जी को फ्लेम नाम दिया। हालांकि उसने ये भी माना कि अभी वो इसे अटैक के लिए यूज नहीं कर सकता। कुछ समय बाद वो अपने पिता के साथ फसल काटने में लग गया। रोल अटैक को 1 महीना हो चुका था। शाहीन ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन थकान साफ महसूस हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि हर बार मैजिक यूज करने पर उसकी एनर्जी बहुत तेजी से ड्रेन हो जाती है। उधर मैरी भी नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथों में छाले पड़ गए। आखिरकार उसके पिता ने उसे आराम करने को कहा और समझाया कि ओवर ट्रेनिंग नुकसानदेह हो सकती है। शाहीन ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों की बात इग्नोर कर दी। गुस्से में शाहीन उस पर चिल्ला पड़ा। मैरी हर्ट हो गई और वहां से चली गई। उसके पिता ने शाहीन को समझाया कि मैरी जिम्मेदारी के बोझ तले दब रही है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बाद में शाहीन ने अपने पिता से लाइटनिंग के बारे में पूछा, लेकिन उस आदमी ने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी सुना ही नहीं था। शाहीन ने इसे इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर किया और सोचा कि शायद इस दुनिया में कोई क्रीचर या प्लांट ऐसा पावर जनरेट करता हो। उसे महसूस हुआ कि फायर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स अब लिमिट तक पहुंच गए हैं, इसलिए उसने एक नई डायरेक्शन में बढ़ने का फैसला किया। जब उसने ये बात अपने पिता से कही तो उन्होंने इस आइडिया को सीधे रिजेक्ट कर दिया, जिससे शाहीन और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। कुछ समय बाद उसके पिता ने अज़दिराक जाने का सजेशन दिया। शाहीन ने मैरी से साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे काम पूरा करना है। उसने उन्हें शुभकामनाएं दी, लेकिन उसका हर्ट प्राइड साफ झलक रहा था। ग्लास सिटी पहुंचकर शाहीन और उसके पिता एक ब्लैकस्मिथ से मिले, जिसने लाइटनिंग ओर नामक पदार्थ की एक्जिस्टेंस की पुष्टि कर दी। जब उससे पूछा गया कि इसे हासिल कैसे किया जा सकता है तो उस व्यक्ति ने साफ शब्दों में बताया कि इस मटेरियल को हैंडल करना बेहद मुश्किल है। ये रेयर नहीं है, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा है और इसके अंदर मौजूद अनस्टेबल एनर्जी की वजह से ट्रांसपोर्ट करना रिस्की हो जाता है। ये सुनकर चैन और भी क्यूरियस हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर कोई बिजली पैदा करने वाली धातु को सेफली एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकता है। इसके बाद उसने लोहार से उन पेड़ों के बारे में भी पूछा जिनसे चिपचिपा सफेद रस निकलता है, लेकिन उसे पता चला कि इस रीजन में ऐसे कोई प्लांट्स नहीं है। तभी चैन को समझ आया कि यहाँ रबर ट्रीज जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। दूसरा पॉसिबल इंसुलेटर जो उसके दिमाग में आया वो था ग्लास। हालांकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर श्योर नहीं था। उसने लोहार से पूछा कि क्या उसके पास पत्थर जैसा मजबूत कांच है। उसकी डिस्क्रिप्शन सुनते ही उस आदमी ने उसे एक चीज दिखाई जिसे वो पेपर क्रिस्टल कहता था। ये क्रिस्टल बिल्कुल चैन की जरूरत के हिसाब से था। जैसे ही उसने इसे टच किया उसे महसूस हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करने में सक्षम है। हालांकि अभी उसे ये नहीं पता था कि इसे शेप कैसे दिया जाए या मॉडिफाई कैसे किया जाए।
लोहार लड़के की इतनी अलग और अनयूजुअल थिंकिंग देखकर हैरान रह गया, लेकिन चैन के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनका बेटा कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं सोचता। तभी चैन ने पूछा कि क्या इससे बड़ा पीस भी मिल सकता है। लोहार ने उसे ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट का पता बताया और कहा कि वहाँ 4000 गोल्ड कॉइन्स में एक बड़ा टुकड़ा मिल सकता है। कीमत सुनते ही चैन शॉक में आ गया, क्योंकि इतनी रकम में तो एक फैमिली आराम से लग्जरी लाइफ जी सकती थी। फिर भी उसके पिता ने बिना एक पल गवाए जिले में जाकर उसे खरीदने का फैसला कर लिया। जब चैन ने हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में इसे खरीदना चाहते हैं, तो उनके पिता ने बिल्कुल कामली हाँ कह दिया। चैन को कीमत अब भी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया कि बच्चों को पैसों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस जो जरूरत हो खुलकर मांगनी चाहिए। अगर पॉसिबल होगा तो वे दिला देंगे और अगर नहीं होगा तो साफ बता देंगे। कृतज्ञता से भरा हुआ चैन उनके साथ गया और दोनों ने मिलकर बिजली का अयस्क हासिल कर लिया। वापस आकर चैन ने तुरंत एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसकी थ्योरी सही है तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। उसकी माँ दूर खड़ी अपने बेटे को बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ मैजिक यूज करते देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। जब चैन ने मैजिकल एनर्जी को कलेक्ट करके अयस्क में प्रवाहित किया तो दोनों शक्तियों के बीच इंटेंस रिएक्शन हुआ और एक एक्सप्लोजन हो गया। उसके पिता को लगा कि ये भी एक फेल्ड अटेम्प्ट है और वे उसे दिलासा देने लगे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि चैन की हंसी इस बात का संकेत थी कि उसने कुछ नया डिस्कवर कर लिया है। जब उसके पिता कंफ्यूज खड़े थे, चैन ने समझाया कि इस रिएक्शन ने साबित कर दिया कि अयस्क के कांटेक्ट में आने पर भी उसका हाथ नहीं जला। इसका मतलब ये था कि उसकी एनर्जी साधारण कंबस्टन से कहीं ज्यादा एडवांस थी। इस रियलाइजेशन के साथ ही उसे लगा कि जिन पॉसिबिलिटीज के बारे में वो सिर्फ सपने देखता था वे अब सच में उसकी रीच में है। लेकिन उसी रात अपने कमरे में अकेले बैठकर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो सोच रहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऐसी फॉर्म में कैसे बदला जाए जिसे वो फ्रीली रिलीज कर सके, बिना किसी स्टैंडर्ड एनर्जी फील्ड पर डिपेंड हुए। एक अलग स्ट्रक्चर इमेजिन करते हुए उसने मैजिक को गाइड किया और हैरानी की बात ये थी कि मैजिक बिल्कुल उसी फॉर्म में प्रकट हुआ जैसा उसने सोचा था। ये सक्सेस उसे एक्साइटमेंट से भर गई। वो तुरंत ये डिस्कवरी मेरी के साथ शेयर करने गया, लेकिन वहाँ उसने देखा कि मेरी ने अपनी बैंडेजेस हटा दी थी। ये देखकर वो घबरा गया। वो उसे नदी के किनारे मिला जहाँ मेरी इतनी इंटेंसिटी से प्रैक्टिस कर रही थी कि उसकी लकड़ी की छड़ी उसके हाथों में ही टूट गई। उसे देखकर मेरी चौंक गई और चैन ने बताया कि वो माफी मांगने आया है, क्योंकि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। मेरी ने भी ईमानदारी से स्वीकार किया कि वो जेलसी से जूझ रही थी। उसने उसकी प्रोटेक्शन के लिए नॉनस्टॉप प्रैक्टिस की थी, फिर भी असली डेंजर के वक्त वो कुछ नहीं कर पाई और आखिर में चैन ने उन दोनों को बचाया। वो जिंदा होने के लिए थैंकफुल थी, लेकिन खुद से डिसअपॉइंटेड भी। इन सब फीलिंग्स के बीच उसने चैन के लिए अपना अफेक्शन भी जाहिर किया। पास खड़ी रोज ये सब देखकर साइलेंटली सरप्राइज थी। चैन को एहसास हुआ कि जिस पल उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रखी, उसी पल से उनका बॉन्ड और भी मजबूत हो गया था। उस दिन के बाद मेरी खुद को उससे अलग नहीं कर पाई। एक्सपेरिमेंट्स जारी रखते हुए चैन ने पाया कि मैजिकल एनर्जी को किसी भी शेप में फैलाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो फैलती है उसकी पावर कम हो जाती है। फिर उसने इसका ऑपोजिट ट्राई किया, एनर्जी को कंप्रेस करके छोटा और ज्यादा डेंस बना दिया। जब उसने एक स्पार्क से इस कंडेंस एनर्जी को इग्नाइट किया तो ये एक पावरफुल ब्लास्ट में बदल गया। उसके पिता और मेरी दोनों शॉक रह गए। रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। चैन ने इस टेक्निक को फ्लेयर नाम दिया और इसे एक बड़ी ब्रेक थ्रू माना। एक्साइटेड होकर उसने फिर से बिजली के अयस्क के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मैजिक एनर्जी उस पर असर डालने के लिए काफी नहीं थी, जिससे वो थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटेड हो गया। फिर भी वो इस बात से खुश था कि अब वो कमांड पर मैजिक एक्टिवेट कर सकता है। उसने और ज्यादा एनर्जी कलेक्ट की और दोबारा अयस्क में फ्लो कर दी। इस बार हुआ एक्सप्लोजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जमीन पर गिर पड़ा। मेरी और रोज डर के मारे उसकी ओर दौड़ी, लेकिन चैन ने उन्हें अश्योर किया कि वो ठीक है। अब भी सहमी हुई मेरी ने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिसिटी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। बिखरने के बजाय वो वापस अयस्क की ओर खींच रही थी। चैन ने समझा कि अयस्क की इंटरनल एनर्जी उसकी मैजिक को अट्रैक्ट कर रही थी, हालांकि उसने खुद माना कि वो अभी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। उसे एहसास हुआ कि मैजिक की पोटेंशियल लिमिटलेस है, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी इनकम्प्लीट है। आगे बढ़ने के लिए उसे और क्रिएटिव सोचना होगा। तभी उसके पिता ग्लास लेकर आए और कुछ पत्थर मेज पर रख दिए। चैन ने देखा कि ग्लास काफी परेशान लग रहा था। उसके पिता ने बताया कि ग्लास ने बिजली के अयस्क को निकालने के लिए चैन की मेथड का इस्तेमाल किया था, एक ऐसा काम जिसे पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। ग्लास ने माना कि उसने प्रॉफिट कमाने के लिए बिना परमिशन इस आइडिया का इस्तेमाल किया था और माफी मांगी, लेकिन चैन ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, जिससे ग्लास और भी चौंक गया। असली प्रॉब्लम इससे भी बड़ी थी। जब वे स्टोरेज एरिया गए तो उन्होंने देखा कि अयस्क अनस्टेबल तरीके से एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसे उसे स्टोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। कई स्टोन्स बेकार हो चुके थे क्योंकि वे एनर्जी को सेफली कंट्रोल या रिलीज नहीं कर पा रहे थे और वायर्स उन्हें रिजेक्ट कर चुके थे। पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड होकर ग्लास को अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि चैन कोई सोल्यूशन निकाल पाएगा। शाहीन के पिता को अपने दोस्त के लिए गहरी सिंपैथी महसूस हुई, लेकिन शाहीन कुछ पल तक चुप रहा, जैसे दिमाग में सब कुछ जोड़ रहा हो, और फिर उसने मदद करने का फैसला कर लिया। ये सुनते ही ग्लास ने राहत की सांस ली और उसे दिखाया कि जब बिजली के अयस्क को पास पास रखा जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ही उसने दो पत्थरों को एक दूसरे के करीब लाया, अचानक उनके बीच एक तेज इलेक्ट्रिक स्पार्क फूट पड़ा। शाहीन ने इस नजारे पर पूरा ध्यान लगाया, हर डिटेल को ऑब्जर्व करते हुए रिएक्शन की वर्किंग समझने की कोशिश की। इसके बाद ग्लास ने एक और पत्थर दिखाया, जिसे उसने कई बिजली के अयस्कों को पिघलाकर एक ही ब्लॉक में ढाल दिया था। शाहीन ने चेक किया कि क्या ये दूसरे पत्थरों के पास लाने पर भी एनर्जी रिलीज करता है या स्पार्क बनाता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तभी शाहीन को समझ आया कि बिजली का अयस्क पिघलने के बाद अपनी एनर्जी खो देता है। जब उसने ग्लास से पूछा कि एनर्जी ठीक कब गायब होती है, तो पता चला कि अयस्क टूटने के बाद भी कुछ देर तक पावर रखता है, लेकिन मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। यहीं पर पूरी प्रोसेस उसके दिमाग में क्लियर हो गई। इसके बाद शाहीन ने एक और एक्सपेरिमेंट प्लान किया और ग्लास के पिता को आगे आने का इशारा किया। उन्होंने हामी भरी और शाहीन ने अपनी मैजिकल फायर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल्ड फ्लेम छोड़ी। ग्लास हैरानी से देखता रह गया, लेकिन शाहीन पूरी कामनेस के साथ उसे आगे बढ़ने के लिए कहता रहा। अविश्वास से भरे ग्लास ने पूछ लिया कि शाहीन ने खाली हाथ से आग कैसे बना ली। शाहीन ने इसे जादू बताया और अपने पिता की ओर देखा। उसके पिता ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि वे उसकी एबिलिटीज के बारे में जानते थे। ये सुनकर ग्लास लगभग स्टंड रह गया। वो बोला कि बिना अपनी आंखों से देखे वो कभी इस पर यकीन नहीं करता। करीब 1 घंटे बाद ग्लास ने एक नया बिजली का पत्थर तैयार कर लिया। जैसे ही नए आकार के 2 पत्थरों को पास लाया गया, उनके बीच फिर से एक साफ सी स्पार्क दिखी। शाहीन को अंदर से जबरदस्त सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। मैजिकल फायर ने सच में मैटर पर असर दिखाया था। सबने उन्हें बधाई दी और इस नई एडवांस्ड मटेरियल को नाम दिया गया आयरन लाइटनिंग, ये मानते हुए कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। तुरंत आयरन लाइटनिंग की प्लेट्स बननी शुरू हो गई। शाहीन ने लगातार 3 दिन बिना रुके काम किया और अपनी
जरूरत की सारी चीजें बना ली, लाइट क्रिस्टल्स, मैजिकल इग्निशन डिवाइसेस और कई दूसरे टूल्स। उसके पिता ने उस पर खुलकर गर्व जताया, यहाँ तक कि मैरी जो पहले जेलसी महसूस कर रही थी अब बिना किसी कड़वाहट के उसकी तारीफ कर रही थी। ग्लास ने शाइन को धन्यवाद दिया और माना कि उसकी क्रिएटिविटी उसकी सोच से कहीं आगे है। वो कुछ और कहना चाहता था लेकिन शाइन के पिता ने उसकी बात वहीं रोक दी, जैसे कुछ समझ गए हो। शाइन को ग्लास के पहले कहे अधूरे शब्द याद आए, वो वर्ड जो सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। जल्द ही ये साफ हो गया कि ग्लास जरूरत पड़ने पर उनके परिवार का साथ देने को तैयार था। मैरी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और मतलब पूछ बैठी, तो शाइन मुस्कुराकर बोला कि क्राफ्टिंग के दौरान उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया है, ऐसा आइडिया जो उसकी बनाई हर चीज को बदल सकता है। समय के साथ ग्लास के प्रोडक्ट्स, आयरन लाइटनिंग प्लेट्स, लाइटिंग क्रिस्टल्स और मैजिकल इग्निशन डिवाइसेस तेजी से बिकने लगे और जबरदस्त प्रॉफिट लाने लगे। इसी बीच शाइन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने दिखाया कि नॉर्मल फ्लेम को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और ढकते ही वो बुझ जाती है। फिर उसने नॉर्मल फायर और मैजिकल फायर की तुलना की। मैरी को पूरा यकीन था कि मैजिकल फ्लेम नहीं बुझेगी, जबकि रोज को शक था कि शायद बुझ जाए। शाइन ने अपनी मैजिकल फायर से मोमबत्ती जलाई, उसे ढका और सच में वो लौट जलती रही। मैरी ने खुशी से सेलिब्रेट किया लेकिन शाइन ज्यादा फोकस लेसन पर कर रहा था। इसका मतलब साफ था, मैजिकल फायर ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करती और यही उसे नेचुरल फायर से फंडामेंटली अलग बनाता है। तभी उसके दिमाग में एक नया थॉट आया। उसने एक फ्लेम छोड़ी और मैरी से कहा कि वो अपनी मैजिकल एनर्जी उसकी तरफ डायरेक्ट करे। दोनों एनर्जीज के टकराते ही जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और मैरी जमीन पर गिर पड़ी। शाइन तुरंत उसके पास पहुंचा और जब मैरी ने बताया कि वो ठीक है तब जाकर उसे चैन मिला। उसने मन ही मन माना कि उसे बस एक तेज फ्लेम की उम्मीद थी, इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं। वजह समझने के लिए वो सीरियसली एनालिसिस करने लगा। काफी सोचने के बाद उसने फिर बिजली के एस्क पर एनर्जी फ्लो करके टेस्ट किया, लेकिन इस बार एक्सप्लोजन नहीं हुआ। यही मिसिंग फैक्टर सामने आ गया और आखिरकार थ्योरी क्लियर हो गई। रोज जो सब देख रही थी जादू की नेचर पर ही सवाल उठाने लगी। शाइन ने समझाया कि मैजिक असल में मैजिकल एनर्जी है जो हवा को एक मीडियम की तरह इस्तेमाल करती है। मैजिकल फायर बिना ऑक्सीजन के भी जल सकती है, लेकिन जब उन्होंने लाइटनिंग मैजिक टेस्ट किया तो हवा से रेजिस्टेंस महसूस हुआ। इससे साफ हो गया कि मैजिकल एनर्जी हवा या प्रेशर की तरह बिहेव करती है, केमिकल्स पर डिपेंड किए बिना एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। ये डिस्कवरी उनके रिसर्च में एक बड़ा ब्रेक थ्रू थी। उत्साह में शाइन अपनी वही अजीब सी हंसी हंसने लगा जो वो हमेशा किसी बड़ी डिस्कवरी पर हंसता था। रोज और मैरी भी उसके एक्साइटमेंट में शामिल हो गई, उसके फ्यूचर को लेकर उम्मीद से भरकर। शाइन ने लेदर और पेपर क्रिस्टल से बने खास ग्लव्स मंगवाए। ग्लव्स पहनते ही एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। पहला सक्सेसफुल रिजल्ट था मैजिकल फायर का क्रिएशन। इतनी इंटेंस फ्लेम की एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और सब चौंक गए। इसके बाद उसने लाइटनिंग डिस्चार्ज किया जिससे एक फोकस्ड और पावरफुल इलेक्ट्रिक बीम निकली। वो गर्व से खड़ा था, महसूस करते हुए कि उसका रिसर्च अब बिल्कुल नए फेज में पहुंच गया है। उसके पिता उसे ध्यान से देख रहे थे, चेहरे पर प्राइड और सरप्राइज दोनों साफ झलक रहे थे। मैरी दौड़कर उसके पास आई और पूरे एक्साइटमेंट में बोली कि ये अब तक की सबसे अनबिलीवेबल चीज है। ये सुनकर शाइन की आंखें भर आईं। उसे खुद भी अपने अचीवमेंट्स पर यकीन नहीं हो रहा था। मैरी और रोज उसे संभालने के लिए पास आई, जबकि उसके माता पिता दूर से ग्लास वॉल के पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अपने बेटे की तरक्की देखकर उनकी आंखें भी नम हो चुकी थी। शाइन पूरी लगन के साथ अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा। उसने एक पावरफुल लाइटनिंग शॉक स्पेल का इस्तेमाल करके लकड़ी का तख्ता तोड़ दिया और ये देखते ही मैरी और रोज की रिएक्शन खुशी से भर गई। हल्की मुस्कान के साथ उसने उन्हें याद दिलाया कि ये इंप्रूवमेंट धीरे-धीरे स्पेल के साथ अकस्टम होने की वजह से आई है। इसके बाद उसने दिल से उन दोनों को उनके कांस्टेंट सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान एक नई टेक्निक पर गया जिसे उसने कंपोजिट मैजिक का नाम दिया। ये तरीका दो मैजिकल एलिमेंट्स को कंबाइन करके मैजिकल एनर्जी को ज्यादा एम्पलीफाई और फोकस करने पर बेस्ड था। उसका मानना था कि इससे स्पेल्स की पावर और इंपैक्ट दोनों बढ़ेंगे, लेकिन कई बार ट्राई करने के बावजूद कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज को मिलाने पर कोई क्लियर रिजल्ट नहीं मिला। फिर भी उसका डिटर्मिनेशन बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसने एक नया आइडिया सोचा और एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक स्पेशल स्पेल को बार-बार रिपीट किया, लेकिन हर बार फेलियर ही मिली। लगातार फेलियर्स ने उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दिया था और मैरी और रोज समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो अचीव क्या करना चाहता है। शायद ने अपने प्रीवियस नॉलेज को दोबारा रिवाइज किया। पिछले एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका था कि मैजिकल एनर्जी हवा की तरह बिहेव करती है, इसलिए अब वो पानी के साथ उसकी इंटरेक्शन ऑब्जर्व करना चाहता था। लेकिन जब उसने अपनी मैजिकल पावर नदी की तरफ डायरेक्ट की तो कुछ भी नहीं हुआ। फायर और लाइटनिंग के उलट पानी ने कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दिखाई। उसने टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन करना शुरू किया और दोनों लड़कियां उसकी साइंटिफिक बातें सुनते सुनते पूरी तरह खो गईं। वैसे अब उन्हें इसकी आदत भी हो चुकी थी। गिव अप न करने की सोच के साथ शाइन ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार वो पानी को फ्लोट कराने में सक्सेसफुल रहा। मैरी ने एक्साइटमेंट से रिएक्ट किया क्योंकि साफ दिख रहा था कि आखिरकार मैजिकल एनर्जी पानी के साथ इंटरैक्ट कर रही है। रोज सोचने लगी कि क्या इसका मतलब ये है कि वो आखिरकार वाटर मैजिक यूज कर पाएगा। शाइन खुश तो था लेकिन उसे साफ समझ आ रहा था कि इसका इफेक्ट अभी भी वीक है और प्रैक्टिकल यूज के लायक नहीं। वाटर मैजिक को रिलायबल टूल बनने से पहले उसे और मास्टरी चाहिए थी। तभी अचानक उसने एक मैजिकल एनर्जी का बर्स्ट छोड़ा जिससे दोनों लड़कियां चौंक गईं। जैसे ही उसने पानी को अपने हाथ में कंप्रेस करने की कोशिश की, उसने सक्सेसफुली पानी का एक फ्लोटिंग रिंग बना लिया। हैरान होकर मेरी आगे बढ़ी और ये समझने लगी कि पानी आया कहां से। शाइन ने कामली एक्सप्लेन किया कि उसने अपने मैजिकल फील्ड को एक्सपैंड किया था और सीधे हवा से मॉइस्चर अब्सॉर्ब की थी। इतना कहकर उसने इस नए स्पेल का नाम एक्वा रख दिया। मेरी और रोज दोनों ने खुद उस स्पेल को ट्राई किया, लेकिन उनके बनाए पानी के छींटे उन्हीं के चेहरे पर वापस पड़ गए और दोनों हंसने लगी। शाइन को अंदर से डीप सैटिस्फैक्शन मिली, ये जानकर कि उसने उन्हें मैजिक की बिल्कुल नई कैटेगरी सिखा दी है। बाद में फैमिली राइड के दौरान शाइन गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसके मैजिकल रिसर्च का दूसरा फेज शुरू करने का सही समय जल्दी ही आने वाला है, लेकिन अभी नहीं। कुछ समय बाद शाइन और ग्लास एक मिशन एक्सेप्ट करने के लिए गिल्ड की ओर निकल पड़े। ग्लास ने उसे बताया कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पास में खड़ी मैरी और रोज सब देख रही थी। तभी शाइन ने फर्मली इंसिस्ट किया कि वो उस मिशन में शामिल होगा, जिसका पर्पस ये जानना था कि मैजिक का मॉन्स्टर्स पर असर पड़ता है या नहीं। ग्लास ने मैरी को पीछे रुकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि अगर वो अब डेंजर से भागेगी तो पूरी जिंदगी भागती ही रहेगी और वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। रोज भी उतनी ही डिटरमिन्ड थी और उसने उसका साथ देने का फैसला किया। निकलने से पहले शाइन ने ग्लास से रिक्वेस्ट की कि वो इस मिशन को उसके फैमिली से सीक्रेट रखे। गिल्ड पहुंचते ही ग्लास ने खुद को प्लैटिनम रैंक एडवेंचरर के रूप में इंट्रोड्यूस किया और 3 रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मांगे। तभी उनका फैमिली जो चुपचाप उनके पीछे आया था सामने आ गया। शाइन के पिता ने बताया कि वो भी उन्हें सपोर्ट करने आए हैं और कैजुअली रिवील किया कि वो डायमंड रैंक एडवेंचरर हैं। इतना रेयर रैंक कि पूरा गिल्ड सन रह गया। बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने स्टाफ को प्रोसेस कंप्लीट करने का आदेश दिया और कहा कि डिस्कशन बाद में होगी। बाहर आकर उन्होंने तीनों से पूछा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। शर्मिंदगी में डूबे हुए तीनों ने माफी मांगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि उन्हें पहले से ही कुछ शक था। शाइन ने पूछा कि क्या उन्हें मॉन्स्टर हंटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की उनकी प्लान के बारे में पता था। उसके पिता ने बताया कि एग्जैक्ट प्लान तो नहीं पता था, लेकिन ये समझ आ गया था कि कुछ छुपाया जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि मैरी कई दिनों से उनसे आंखें नहीं मिला रही थी। मैरी की आंखों में आंसू आ गए। ग्लास ने बीच में आकर आर्ग्यू किया कि बच्चों ने कोई भी कदम सोच समझकर उठाया है और शाइन के पिता से रिक्वेस्ट की कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट न हो, लेकिन पिता के सख्त
एक्सप्रेशन से साफ था कि ग्लास को बीच में नहीं बोलना चाहिए था। खुद को कंपोज करते हुए उन्होंने उनसे पूरी योजना एक्सप्लेन करने को कहा। सब सुनने के बाद उन्होंने माना कि ये लोग रेकलेस नहीं थे, बल्कि उनका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था। उन्होंने इस बात की रिस्पेक्ट की कि बच्चों ने एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट के साथ मिशन पर जाने का फैसला किया था, और ये भी कहा कि अगर ग्लास वहां नहीं भी होता तो वो खुद उनकी सेफ्टी इंश्योर करते। इसके बाद ग्रुप ने अपना मिशन शुरू किया। जैसे ही 4 मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप सामने आया, शाइन के पिता अकेले आगे बढ़े और बिना रुके उनका सामना किया। मॉन्स्टर्स ने हमला किया, लेकिन उन्होंने अपनी अनमैच्ड स्पीड से उन्हें पल भर में काट गिराया। कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाया और डेंजर खत्म हो गया। पीछे खड़े ग्लास ने ये देखकर साइलेंटली एक्सेप्ट किया कि ये लेवल की पावर सच में मॉन्स्टर्स थी। हालांकि शाइन के पिता ने बस इतना कहा कि अब ग्रुप सेफ है। शाइन वहीं का वहीं फ्रोजन रह गया। उसने हमेशा जाना था कि उसके पिता स्ट्रांग है, लेकिन उनकी प्रिसिजन और स्पीड उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा थी। इससे पहले कि वो संभल पाता, मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव सामने आ गई। उसके पिता ने कामली सिचुएशन एनालाइज की और पाया कि ये क्रीचर्स जिन से ज्यादा पावरफुल नहीं है। उन्होंने अनाउंस किया कि ये बच्चों के लिए रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस लेने का मौका है। जैसे ही मॉन्स्टर्स अटैक की तैयारी करने लगे, मैरी नर्वस और हेजिटेंट दिखी। तभी उसके पिता ने उसे तुरंत सही पोजीशन पर लगाया और समझाया कि मॉन्स्टर्स के पास लॉन्ग रेंज अटैक की एबिलिटी नहीं है। शाइन को उसी पर समझ आ गया था कि मैजिक एक्चुअली वर्क करेगा। उसने बिना समय गवाए एक पावरफुल स्पेल कास्ट किया और एक ही स्ट्राइक में कई दुश्मन ढेर हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाता, पीछे से एक और मॉन्स्टर ने अचानक स्नीक अटैक कर दिया। यही मैरी की इंस्टिंक्ट्स काम आई। उसने फौरन रिएक्ट करते हुए शाइन को उस डेडली वार से बचा लिया, और ऑलमोस्ट उसी मोमेंट पर रोज भी फाइट में कूद पड़ी। इस बार उसकी मूवमेंट्स पहले से कहीं ज्यादा शार्प और कॉन्फिडेंट थी। कुछ ही सेकंड्स में शाइन, मैरी और रोज ने मिलकर एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड अटैक किया और बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया। उन्हें लगा कि सब खत्म हो चुका है, तभी अंधेरे से एक और क्रीचर निकल आया और उन पर झपटने की कोशिश की। शाइन ने बिना हिचक एक इंस्टेंट प्रतिक्रिया दी और उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। खतरा टलते ही तीनों ने एक दूसरे की कोशिशों की सराहना की और दिल से थैंक्स कहा। मैरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को संभालती है और उसके चेहरे पर एक नया कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। शाइन के साथ लड़ते हुए उसे अंदर से ताकत महसूस हुई थी। अब उसे पूरा यकीन था कि जब तक वो उसके साथ है, वो किसी भी डेंजर का सामना कर सकती है। उसी पर शाइन को भी एहसास होता है कि उनका रिश्ता सिर्फ ब्लड रिलेशन तक सीमित नहीं है। कुछ भी हो जाए, मैरी हमेशा इस दुनिया में उसकी वन एंड ओनली बिग सिस्टर रहेगी। थोड़ी देर बाद उनके पिता वहां पहुंचते हैं और उनके प्रदर्शन की खुलकर तारीफ करते हैं, खासकर बैटल में उनके परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की। फिर वो अनाउंस करते हैं कि अगला फाइट भी वो लोग खुद लड़ेंगे, क्योंकि ये रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस पाने का सबसे अच्छा मौका है। वो आसपास मॉन्स्टर्स की बढ़ती एक्टिविटी की ओर इशारा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। शाइन अभी भी यही सोच रहा होता है कि उसके पिता इतनी इंसेन स्पीड कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो एक और बैटल में फंस जाते हैं। इस बार दोनों साइड्स पूरी ताकत झोंक देती हैं। जीत के बाद थकान अचानक हावी हो जाती है। मैरी लगभग बेहोशी की हालत में मान लेती है कि अब वो और आगे नहीं बढ़ सकती। उनके पिता एक बार फिर उनके एफर्ट्स की सराहना करते हैं। ग्लास हंसते हुए कहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ खास किया ही नहीं। शाइन भी ऑनेस्टली मानता है कि बैटल में अपने पिता के लेवल तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आराम करते हुए शाइन की नजर पास की एक अंधेरी केव पर पड़ती है और अजीब सी क्यूरियोसिटी उसे उसके अंदर जाने के लिए खींचने लगती है। मैरी और रोज थोड़ी हेजिटेंट होती हैं, लेकिन अनईजी फीलिंग के बावजूद उसके पीछे चल देती हैं। अंदर का माहौल भारी और अनकंफर्टेबल था और डार्कनेस के बीच एक स्ट्रेंज ऑप्रेसिव ऑरा फैली हुई थी। तभी उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखता है। एक पिंजरे में बंद एक फेरी। शाइन उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेरी घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है। उसकी रिएक्शन देखकर मैरी और रोज भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि उसका इंटेंशन क्या है। शाइन को लगता है कि उसे आजाद करना ही सही फैसला है और दोनों लड़कियां तुरंत अग्री कर जाती हैं। वो बहुत सावधानी से केज खोलता है। फेरी एक पल के लिए स्टंट सी खड़ी रहती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो सच में फ्री है। फिर वो बाहर निकलती है और उड़ते उड़ते दूर कहीं गायब हो जाती है। तीनों उसे यूं उड़ते देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने पहले कभी किसी क्रीचर को ऐसे उड़ते नहीं देखा था। एक क्वाइट सेटिस्फैक्शन के साथ वो अपने कैंप लौटते हैं, जहां शाइन के पिता टेंस खड़े मिलते हैं, जैसे किसी अनहोनी की आशंका हो। शाइन की मां भी लौट चुकी होती है, शांत लेकिन काफी सीरियस। जैसे ही वो सामने बैठती हैं, शाइन और मैरी दोनों फ्रीज हो जाते हैं, मानो डांट पड़ने वाली हो। वो कामली कहती है कि उन्हें शुरू से पता था कि ये लोग मॉन्स्टर हंटिंग पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पिता ने जाने से पहले सब बता दिया था। शाइन सरप्राइज होकर पूछता है कि फिर वो पहले गुस्सा क्यों थी। वो बताती है कि उन्होंने अपने पति को बैटल से घायल होकर बहुत कम लौटते देखा है और उनके नेचर को जानते हुए उन्हें डर था कि वो लड़ाई में खुद पर कंट्रोल खो सकते हैं। बाद में शाइन अकेले ही गॉब्लिन्स के एक और ग्रुप से टकराता है और इस मौके का इस्तेमाल अपने नए स्पेल को टेस्ट करने के लिए करता है। वो बहुत सारी हवा इकट्ठा करता है, उसे एक मैजिकल आर्मर में रैप करता है और प्रेशर को लिमिट तक बढ़ाता है। नतीजा एक वायलेंट स्टॉर्म जो गॉब्लिन्स को जमीन पर पटक देता है। स्पेल की सक्सेस से एक्साइटेड होता है, हालांकि टाइम लगने से थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी। फिर भी वो मानता है कि ये स्पेल डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए नहीं बना था। कुछ समय बाद शहर में घूमते हुए शाइन हर चीज को सस्पिशियस नजरों से देखने लगता है। रोज उसके फोकस्ड एक्सप्रेशन को नोटिस करती है और कुछ पूछती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि उसे अब तक किसी और में रोज जैसी मैजिकल ऑरा क्यों नहीं महसूस हुई। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें शहर के आसपास मॉन्स्टर्स की असामान्य रूप से बढ़ती संख्या दिखती है। मैरी घबरा जाती है और ग्लास से मिलने का सुझाव देती है। शाइन सबके साथ ग्लास की वर्कशॉप पहुंचता है, जहां ग्लास उन्हें वार्मली वेलकम करता है और रिलैक्स करने को कहता है, क्योंकि उस दिन कस्टमर्स बहुत कम थे। जब शाइन मेटल वर्क में मदद की पेशकश करता है तो ग्लास मना कर देता है और उसे आराम करने को कहता है। थोड़ी देर बाद ग्लास लेदर और पेपर क्रिस्टल से बने नए ग्लव्स लाता है। शाइन खुश होकर पूछता है कि इतनी जल्दी कैसे बन गए। ग्लास हंसते हुए बताता है कि शाइन पुराने ग्लव्स बहुत जल्दी खराब कर देता था, जो इस बात का सबूत है कि वो कितना स्ट्रांग और अजाइल हो चुका है। बातचीत के दौरान ग्लास ये भी नोटिस करता है कि ये ग्रुप अपने दम पर काफी प्रोग्रेस कर चुका है। मैरी बताती है कि वो सिल्वर रैंक के करीब पहुंच गए हैं, जिसे सुनकर ग्लास जेन्युइनली शॉक्ड हो जाता है। रोज उसे याद दिलाती है कि उसके और जीन के टाइम में भी ऐसा हुआ था, लेकिन ग्लास कहता है कि तब एडवेंचरर गिल्ड्स इतने कॉमन नहीं थे। इसी बीच शाइन अपने नए ग्लव्स टेस्ट करता है और मैरी नोटिस करती है कि वो अब कितने अलग-अलग टाइप्स के मैजिक यूज कर रहा है। वो मान लेता है कि यही उसका गोल है। वो और एलिमेंट सीखना चाहता है और उन पर मास्टरी हासिल करना चाहता है। जब उससे नेक्स्ट टारगेट पूछा जाता है तो वो चुप रहता है और उसे बोलने देता है। वो बताती है कि शाइन की वजह से उनकी सिचुएशन पूरी तरह बदल गई है। उसके बिना वो कभी मैजिकल लैंप नहीं बना पाते और गॉब्लिन्स उन्हें कब का खत्म कर चुके होते। उसे पूरा यकीन था कि जो काम उसने किया है वैसा कोई और नहीं कर सकता था। उसकी बातें शाइन के दिल को छू जाती हैं और उसने आगे कहा कि उसने जो मैजिक डिस्कवर किया है वो कमाल का है और सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि उससे कई बड़े पर्पसेस पूरे कर सकता है। ये सुनकर शाइन थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर उसने कामली साफ किया कि उसके पिता हमेशा कहते आए हैं कि जादू के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फिर भी उसे पूरे यकीन के साथ महसूस हो रहा था कि इस मैजिक के ऐसे कई अच्छे इस्तेमाल अभी दुनिया के सामने आने बाकी हैं। बाद में शियोन अपने पिता के साथ एक इंटेंस ट्रेनिंग सेशन में उतरता है। लड़ाई अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही रही थी कि उसके पिता लगभग जीतने वाले थे। तभी शियोन अचानक एक न्यू अर्थ स्पेल इस्तेमाल करता है। जमीन उसके पिता के पैरों के नीचे से धंस जाती है और वे आधे उसमें फंस जाते हैं। ये मूव इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि शियोन बाजी मार लेता है। उसके पिता पूरी तरह शॉक रह जाते हैं और तुरंत पूछते हैं कि ऐसा मैजिक पॉसिबल कैसे हुआ। शियोन कामली समझाता है कि उसमें मिट्टी के अंदर हवा भरकर उसका प्रेशर बढ़ा दिया था, जिससे जमीन कोलैप्स हो गई।
गई, लेकिन साथ ही वो ये भी मान लेता है कि इस तरह का स्पेल कास्ट करना फिजिकली बहुत एग्जॉस्टिंग है और उसे अपनी स्टैमिना और एंड्योरेंस अभी और बढ़ानी होगी। उसके पिता हंसते हैं और कहते हैं कि बिगिनर्स के लिए ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल है और उसकी ग्रोथ सच में इंप्रेसिव है, यहाँ तक कि उनके लिए भी सरप्राइजिंग। शियोन सहमत होता है, लेकिन ये भी मानता है कि मैजिक हर बार वैसा काम नहीं करता जैसा हम चाहते हैं। वो हवा के जादू से उड़ने की अपनी इच्छा जाहिर करता है, जिस पर उसके पिता फिर से हंस पड़ते हैं और उस सपने की तुलना बर्ड्स की फ्रीडम से कर देते हैं। इतने में मेरी वहाँ पहुंचती है और ट्रेनिंग में अपनी टर्न मांगती है। अपने पिता के साथ उसकी फाइट भी उतनी ही फियर्स होती है और शियोन नोटिस करता है कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है। उसकी एज के हिसाब से उसकी स्पीड और सोर्स स्किल्स कमाल की थी, लेकिन उसकी इंपल्सिव नेचर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और इसी वजह से उसके पिता उसे हरा देते हैं। हारते ही मेरी फ्रस्ट्रेशन में बैठ जाती है और ऑलमोस्ट रोते हुए कहती है कि वो कभी जीत नहीं पाएगी और शियोन हमेशा उसे आगे रहेगा। उनके पिता उसे कामली कंसोल करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि एक दिन वही शियोन को हराएगी। ये सुनकर उसका मूड थोड़ा बेहतर होता है और वो फिर से प्रैक्टिस में लग जाती है। क्यूरियोसिटी में शियोन अपने पिता से मेरी की एबिलिटीज के बारे में पूछता है। उसके पिता बताते हैं कि वो अपनी एज के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी ट्रेन्ड वॉरियर जैसी है और इतनी छोटी उम्र में भी उसमें एक रेयर टैलेंट है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। बाद में शियोन और मेरी की मुलाकात रोज से होती है, जो वर्कर्स की कमी के कारण उनसे हेल्प मांगने में हेजिटेट कर रही थी। मेरी उसे भरोसा दिलाती है कि फ्रेंड्स एक दूसरे का साथ देते हैं और शियोन पूछता है कि किस तरह की हेल्प चाहिए। रोज बताती है कि उसे इंसेक्ट्स हटाने में मदद चाहिए। शियोन ये काम आसानी से कर लेता है, जबकि मेरी को थोड़ी दिक्कत होती है, फिर भी पूरा माहौल लाइट हार्टेड और लाफ्टर से भरा रहता है। दिन खत्म होते होते मेरी मान लेती है कि वो बहुत थक चुकी है और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ज्यादा इंसेक्ट्स नहीं हटा पाई। फिर भी वो खुद से प्रॉमिस करती है कि अगली बार और मेहनत करेगी। शियोन उसे भरोसा दिलाता है कि वो फिर से उसकी मदद करेगा और मेरी भी वादा करती है कि अगली बार और बेहतर करेगी। अचानक आसमान में डार्क क्लाउड्स छा जाते हैं और लोग आने वाली बारिश से बचने के लिए शेल्टर ढूंढने लगते हैं। तभी मेरी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। शियोन घबराकर उसके पास दौड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। शियोन और रोज पैनिक में आ जाते हैं और तुरंत उसे घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर शियोन उसका टेंपरेचर चेक करता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसका शरीर असामान्य रूप से ठंडा है। थोड़ी देर बाद उनके पेरेंट्स भी लौट आते हैं और माहौल पूरी तरह टेंस हो जाता है। कुछ समय बाद मेरी की आंखें खुलती हैं, लेकिन उसमें न अलर्टनेस होती है न ही ताकत। रोज अंदाजा लगाती है कि ये लेथार्जी डिजीज हो सकती है। शियोन के पिता बताते हैं कि ये हाल ही में एस्टेरिया में फैल रही बीमारी है, जिसमें लोग चलते चलते गिर जाते हैं और होश में आने के बाद भी बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। ये सुनकर शियोन पूरी तरह नम हो जाता है। उसकी माँ पूछती है कि क्या मेरी जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन रोज समझाती है कि इस बीमारी के बारे में बहुत कम जानकारी है और अब तक कोई भी इससे पूरी तरह बच नहीं पाया है। पूरा परिवार डर और चिंता में डूब जाता है। आखिरकार शियोन के पिता फैसला करते हैं कि मेरी को एस्टेरिया के हीलर के पास ले जाया जाएगा और शियोन को उसकी माँ के साथ घर पर रहने को कहते हैं, लेकिन शियोन साफ इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि उसके बिना मेरी की प्रोटेक्शन मुश्किल होगी और उसे साथ जाना ही होगा। थोड़ी हेजिटेशन के बाद उसके पिता मान जाते हैं और वे निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसके पिता शियोन से कहते हैं कि वो पास रहे और मेरी का ध्यान रखे। शियोन मन ही मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे एस्टेरिया जरूर पहुंचेंगे। तभी शियोन को एक चमकती हुई रेड लाइट दिखाई देती है, जिसे वो पहले भी एक बार देख चुका था। जब वो अपने पिता से इस बारे में पूछता है तो वे कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शियोन समझ जाता है कि ये मैजिकल एनर्जी को सेंस कर रहा है। कुछ ही पलों में भेड़ियों का एक झुंड गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेता है। उसके पिता बताते हैं कि ये फेरोशियस वुल्व्स हैं जो इंस्टिंक्ट से किसी भी चीज पर हमला कर देते हैं। शियोन अपने पिता से कहता है कि वे गाड़ी संभाले, वो वुल्व्स को हैंडल करेगा। हालांकि उसे केयरलेस न होने की चेतावनी दी जाती है, फिर भी शियोन अपनी मैजिक का इस्तेमाल शुरू कर देता है। वो एक एक करके वुल्व्स पर अटैक करता है, जबकि उसके पिता दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन हर बार जब एक वुल्व घायल होता, दूसरा उसकी जगह ले लेता। जैसे ही शियोन कोई स्ट्रेटेजी सोचने लगता, वुल्व्स अचानक भाग जाते हैं और जंगल में गायब हो जाते हैं। चारों ओर एक स्ट्रेंज अनईजी हवा फैल जाती है। उसके पिता कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन शियोन को कुछ रॉन्ग महसूस होता है और वो जल्दी करने पर जोर देता है। तभी अचानक एक टेरिफाइंग मैजिकल क्रीचर उनके सामने प्रकट हो जाता है। घबराया हुआ शियोन अपने पिता को पुकारता है, लेकिन वे फिर से कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यही शियोन को कंफर्म हो जाता है कि एक मैजिकल बीइंग है जिसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनमें मैजिकल परसेप्शन है। उस क्रीचर की जोरदार चीख सुनकर शियोन भी डर के मारे चिल्ला उठता है। उसके पिता पूरी तरह उलझ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। शियोन डरते हुए भी उस पर मैजिक अटैक करता है, लेकिन उसका स्पेल उस क्रीचर के आर पार ऐसे निकल जाता है जैसे वो हवा हो। जब वो जानवर हमला करने ही वाला होता है, शियोन को ट्रोल के साथ हुई पुरानी फाइट याद आ जाती है और वो सीधे फिजिकल अटैक करता है। हैरानी की बात ये होती है कि अटैक काम कर जाता है और क्रीचर दर्द से करा उठता है। उसके पिता जिन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, बस शियोन को खाली हवा से लड़ते हुए देखते रहते हैं। तभी वो जानवर उड़ते हुए गाड़ी के ऊपर से उसके पिता की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास लगी इलेक्ट्रिक लैंटर्न से टकराता है, वो दर्द से चीख उठता है। शियोन ने बिना एक पल गवाए एक्शन लिया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जोरदार छलांग लगाई और फाइनल स्ट्राइक के साथ उस क्रीचर को खत्म कर दिया। अगले ही पल उसकी टांगें जवाब दे गई और वो थकान से वहीं रह गया। उसके पिता ने तुरंत उसे संभाल लिया और हल्की सी डांट के साथ उसकी लापरवाही पर कमेंट किया। शियोन ने सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन उसके पिता ने माफी देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर शियोन ना होता तो शायद वे सुरक्षित नहीं होते। इसके बाद उन्होंने फिर से जर्नी शुरू की, मगर उसके पिता पूरे रास्ते डीप थॉट में डूबे रहे, उसी अजीब मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए। जब शियोन ने पूछा कि क्या उन्हें वो प्राणी दिखा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे सिर्फ तभी देखा जब वो बिल्कुल सामने आ गया था। शियोन ने लाइटिंग की तरफ देखा और उसी पर उसे समझ आ गया कि उसी लाइट की वजह से उसके पिता उस राक्षस को देख पाए थे। उसके पिता ने गंभीर लहजे में कहा कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ऐसे क्रीचर्स दोबारा सामने नहीं आएंगे। जब वे आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। बहुत से लोग मैरी जैसी ही बीमारी से पीड़ित थे। वे उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने को कहा। शियोन, जो अंदर से टूट चुका था, इमोशनल होकर बोला कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें तूफानों और मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा है। मगर उसके पिता ने उसे शांत करते हुए कहा कि इस वक्त इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। जांच के बाद फिजिशियन ने उनके डर को सच साबित कर दिया। मैरी सच में लेथार्जी डिजीज से पीड़ित थी और अभी तक इसका कोई क्योर मौजूद नहीं था। शियोन हताश होकर पूछ बैठा कि कोई डॉक्टर इतनी बेबसी से हाथ कैसे खड़े कर सकता है। उस आदमी ने माफी तो मांगी, लेकिन उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। शियोन का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने मैरी की हंसी, उसका दौड़ना भागना और मासूम मुस्कान घूम गई और उसकी आंखें भर आईं। वो खुद से सवाल करने लगा कि इतनी इनोसेंट बच्ची को इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है। अगले दिन उन्होंने मैरी के लिए एस्टेरिया में एक सेफ जगह का इंतजाम किया, जब तक कि इलाज की कोई उम्मीद नजर न आए। ये जगह ग्लास की थी। वो इसे स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन हालात समझते ही उसने बिना सोचे समझे जगह देने की पेशकश कर दी। शियोन के परिवार ने उसका धन्यवाद किया। ग्लास, जो साफ तौर पर इमोशनल था, हैरानी से बोला कि मैरी जैसी काइंड सोल को ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है। उसके शब्द मैरी के माता पिता के दिल में चुभ गए और उन्होंने तुरंत माफी मांगते हुए कहा कि वे इस जगह को अपना ही घर समझे। कुछ समय बाद रोज मैरी का हाल पूछने आई। मैरी गहरी नींद में बेसुध पड़ी थी। शियोन उसके पास बैठ गया और धीरे धीरे उससे बात करने लगा, शायद वो सुन ले। तभी उसके पिता आए और बोले कि कोई उससे मिलना चाहता है। शियोन ने सोचा कि शायद कोई और डॉक्टर होगा और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया और 4 दिन पहले मारे गए मैजिकल मॉन्स्टर की याद दिलाई। समय बीतता गया और शियोन ध्यान से सुनता रहा। जब उसके पिता ने नए अटैक्स और मिस्टीरियस डेथ्स का जिक्र किया, सब एक इनविजिबल मॉन्स्टर की वजह से, शायद वही जिससे शियोन का सामना हुआ था। खतरे की सीरियसनेस समझते हुए शियोन ने साफ कहा कि उनका अगला मिशन कोई खेल नहीं था, ये बेहद सीरियस था और बहुत कम, ऑलमोस्ट अनरिलायबल
इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड था। इसके बाद वो अपनी नई टीम से मिला और अपना मैजिक दिखाया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, रफीना अपने भारी आर्मर के कारण स्ट्रगल कर रही थी। तभी अचानक अंधेरे से एक ड्वार्फ वॉरियर सामने आया और पूरे ग्रुप को चौंका दिया। सब सोचने लगे कि ऐसा क्रीचर इस इलाके में आखिर कर क्या रहा है। ब्रिजिट एक्साइटमेंट में लड़ाई के लिए तैयार हो गई, जबकि रफीना झुंझलाकर आगे बढ़ी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आर्मर तोड़ डाला।